इस मरीज़ के साथ हमारी अपॉइंटमेंट हुई पिछले हफ्ते और इस मरीज़ का कहना था कि मैं 2020 से पिछले 5 साल से एक नेफ्रोलॉजिस्ट को हर महीने दिखा रही हूँ। अब इस नेफ्रोलॉजिस्ट को पिछले 5 साल हर महीने दिखाने का आउटकम क्या निकला, वो ज़रा देखते हैं। 2022 में क्रिएटिनिन 2.7 ईजीएफआर 20, 2023 में क्रिएटिनिन 3 ईजीएफआर 17, 2024 में क्रिएटिनिन 3 ईजीएफआर 17, 2024 में क्रिएटिनिन 3.7 ईजीएफआर 15, 2025 में क्रिएटिनिन 4.1 ईजीएफआर 13 और इस मौके पे आकर उन्होंने हमसे एक सेकंड ओपिनियन ली। इस सारे ड्यूरेशन में मरीज़ को ये बताया गया था कि आपका मर्ज़ स्टेबल है। रियली अब इस मरीज़ का मर्ज़ स्टेबल तो नहीं है, वो तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन उससे भी अहम दो क्वेश्चन ये हैं कि इस मरीज़ का जो सबसे अहम और हमारा फेवरेट टेस्ट है, जो कि आपने गैस कर लिया है, वो क्यों नहीं कराया गया। वो जब मैंने कराया तो उसमें क्या निकला और अब उसका क्या हो सकता है। और उससे भी अहम सवाल कि क्या गुर्दे के मरीज़ का हर महीने फॉलोअप बनता है, और अगर हर महीने फॉलोअप नहीं बनता तो क्या एक अप्रोप्रिएट फॉलोअप है गुर्दे के मरीज़ का। ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से घर वाले स्टूडियो से। इस मरीज़ की जब मैंने अपॉइंटमेंट की और उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि सर मैं पिछले 5 साल से रेगुलर चेक करवा रही हूँ हर महीने, तो मैंने फिर बोला हर महीने? कहते हैं जी हर महीने। फिर मैंने पूछा कि ये फ्री वाला फॉलोअप था या पैसे दे के फॉलोअप था। फिर उन्होंने मुझे पैसे गिनवाए कि सर तकरीबन 3000 से 3500 हर फॉलोअप की फ़ीस है। और मैंने कहा जी जो लैब टेस्ट भी आप करवाते होंगे? कहते हैं जी बिल्कुल, तकरीबन 7 से 8000 के लैब टेस्ट भी होते थे। फिर मैं कोई मे बी 5 या 10 सेकंड के लिए सख्ते में चला गया और मैंने सोचा 10,000 महीने का और साल का 1,60,000, और अगर इस तरह के मेरे 100 मरीज़ हों तो ये बन गया कोई 6 करोड़ साल का, और इस तरह के मेरे अगर 1000 मरीज़ हों तो ये तकरीबन बन गया पता नहीं 60 करोड़ के 600 करोड़। मेरा तो सर चकरा गया। फिर मैंने सोचा कि यार हमारे सारे करप्ट पॉलिटिशियन, हमारे लिफाफे वाले सहाफ़ी, हमारे उसके बाद दरबारी उलमा, बाकी जर्नैल स्मगलिंग करने वाले, यार ये तो फजूल में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अपनी रूह भी बेच रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम भी है और इसमें कोई रूह भी नहीं ज़्यादा बेचनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर मेरे स्टाफ ने मुझे जगाया और क्योंकि मरीज़ फ़ोन में कर रहा था हेलो हेलो, तो मैं वापस आया और फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ये सारे पैसे वैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, मैं इनकी कैलकुलेशन कर बैठा हुआ। एनीवेज़ इस सारी सिचुएशन में, इस तरह के फॉलोअप में नुकसान पूरी कम्युनिटी का है, सिर्फ मरीज़ का नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट का, उसके टाइम का, उसके पैसों का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वो 3000 में एक स्टेबल पेशेंट को दोबारा महीने के बाद देख रहा है तो वो अपना भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। उसका किस्सा मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। लेकिन अब हम चलते हैं सबसे पहले कि नेफ्रोलॉजी के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए आपको कितना फॉलोअप चाहिए। सबसे पहले हम करते हैं स्टेबल पेशेंट की बात। CKD स्टेज 3, क्रिएटिनिन 2 से नीचे है, कोई प्रोटीन यूरिया नहीं है और मरीज़ अगर हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चल रहा है तो मेरा ख्याल है 4 महीने मिनिमम, मे बी 6 महीने, और अगर ये पेशेंट 2, 3, 4 साल से स्टेबल है तो मे बी साल में एक दफ़ा। उसके बाद फिर आ जाता है कि जो एक मरीज़ है उसकी किडनी डिजीज़ भी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ रिवर्स नहीं हो रहा, काफ़ी देर से मरीज़ है, उसके काफ़ी सारी क्रोनिक कंडीशंस हैं, तो उसको मेरे ख्याल से हर 3 से 4 महीने बाद अपनी स्टेबिलिटी पे नज़र रखने के लिए फॉलोअप करना चाहिए। इसी तरह कुछ मरीज़ों का जब इनिशियल डायग्नोसिस होता है, अब हम चल रहे हैं महीने वाले कौन से पेशेंट हैं। ये 2-3 तरह के पेशेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा टिपिकल पाकिस्तानी पेशेंट जो स्टेज 5 पे ही डायग्नोज हुआ है और अब उसने स्टेज 5 से आगे माशाल्लाह डायलिसिस की तरफ जाना है, जो कि हमारे मरीज़ों की एक मेजॉरिटी तादाद होती है।
इनमें डायलिसिस वाले मरीज़ों में, एंड स्टेज वाले मरीज़ों में तकरीबन हर महीने फॉलोअप करना पड़ता है। बेसिक लैब्स करवानी पड़ती हैं। लैब्स के बगैर सिर्फ आपने शक्ल दिखाने के लिए फॉलोअप नहीं करना होता, कुछ टेस्ट के साथ, जिन टेस्टों पे नेफ्रोलॉजिस्ट ने नज़र रखनी होती है और आपको गाइड करना होता है कि अब आपका फास्फोरस, पोटेशियम, पैराथायराइड हार्मोन, बाइकार्बोनेट ये बिल्कुल रेंज से आउट हो रहे हैं, खुराक के साथ, दवाइयों के साथ ये कंट्रोल नहीं हो रहे, तो खुदारा डायलिसिस स्टार्ट कर लें। या मरीज़ की कंप्लेंट्स चलती रहती हैं, कभी उल्टी आ गई, कभी भूख नहीं लग रही, कभी खून की कमी हो गई, कभी जिस्म में दर्दें हो गई। तो इस तरह की चीज़ों की बेस पे भी नेफ्रोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना होता है कि आपने कब डायलिसिस स्टार्ट करना है। इसलिए इन मरीज़ों को तकरीबन महीने में 1 दफ़ा ज़रूर फ़ॉलो अप करना चाहिए, और बाज़ औक़ात महीने में 2 दफ़ा भी करना पड़ जाता है, तबीयत कितनी ख़राब है उस पे डिपेंड करता है। फिर जब आप डायलिसिस पे जाते हैं तब तो स्टोरी ही डिफरेंट है। अब उसके अलावा एक और सिनेरियो होता है जब आपका अर्ली डायग्नोसिस होता है। आपको पहली दफ़ा अपनी सीकेडी का पता चला है और बाय चांस उसी तरह पता चला है कि आप गिर गए, और गिरने के बाद जब आपको इमरजेंसी में लेके गए, क्रिएटिनिन तो चलें 1.5 या 2 आ गई, पर असल मसला निकला प्रोटीन यूरिया का, और आपका प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा आ गया। इस प्रोटीन यूरिया को डायग्नोस करने तक, इसकी स्टेबिलिटी तक, इसको नॉर्मलाइज करने तक, या जब मरीज़ के सामने हाथ जोड़ने तक कि पाजी ताड़ा प्रोटीन यूरिया कंट्रोल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, डायग्नोसिस गलत है या दवाई काम नहीं कर रही, तब तक मरीज़ का तकरीबन 1 महीने, हर महीने फॉलोअप बनता है। मे भी थोड़ा जल्दी भी बन सकता है, लेकिन ये सारी पिक्चर 2, 3, 4 मैक्सिमम 6 महीने में क्लियर हो जानी चाहिए, और उसके बाद मरीज़ को अगेन अपनी क्रॉनिक स्टेबल कंडीशन में 3 से 4 महीने पे चला जाना चाहिए। अब हम आते हैं कि मेरा हर महीने के फॉलोअप से इशू क्या है। उससे पहले मैं आपको एक लड़ाई सुनाता हूँ कि एक बड़े हमारे स्टेबल पेशेंट थे, और वो मुझे कहते हैं कि सर मैंने हर महीने फॉलोअप करना है। तो मैंने कहा सर हर महीने के फॉलोअप की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने 4 महीने से पहले ना टेस्ट करवाने हैं ना फॉलोअप करना है। वो कहते हैं नहीं मैं आपको पे करूँगा। मैंने कहा पे तो आप करेंगे तो फॉलोअप करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ टाइम क्यों ज़ाया करूँ, क्योंकि आपका तो मर्ज़ है ही स्टेबल। तो आपने फॉलोअप करके मुझे पे करके उस टाइम को 3500 में कन्वर्ट कर देना है, जिससे मैं 35 लाख की वैल्यू ऐड कर सकता हूँ किसी और मरीज़ की ज़िंदगी में। तो आपने फॉलोअप नहीं करना। खैर लड़ दड़ के उनसे कोई सेटिंग हुई कि चले हर दूसरे माह कर लेंगे, क्रिएटिनिन मैं करवा लिया करूँगा और फॉलोअप मैं हर दूसरे माह कर लिया करूँगा। और अभी उनके साथ हमारी बहस और लड़ाई चल रही है, और बस प्यार मोहब्बत में हमने कोई मिड वे निकाल लिया हुआ है। लेकिन इस मरीज़ को और इस तरह के कुछ मरीज़ों को, स्पेशली जो पिंडी पेशावर वाली साइड से आते हैं, लाहौर में ये इतना रवाज नहीं है, पिंडी पेशावर में ब्रिगेडियर साहब ने काफ़ी ये रवाज क्रिएट किया हुआ है कि हर महीने नेफ्रोलॉजी पेशेंट का फॉलोअप करते हैं। तो ये मेरे लिए एक नई लर्निंग है। अब मेरा पेशेंट से सवाल ये होता है कि यार तुम फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस पेशेंट की एज आई बिलीव 50 या 55 समथिंग है, या इसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह गुर्दे के मरीज़ माशाल्लाह धड़ाधड़ बन रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से, अगर आप एज 45 पे डायग्नोज हो गए हैं और आपका मर्ज़ स्टेबल है, तो आप हर महीने अगले 30-40 साल फॉलोअप करते रहेंगे और दुनिया में कोई काम नहीं करना। यही मेरी इस अपने वाले मरीज़ से लड़ाई थी, जिसको मैंने मना किया था कि मैंने 1 महीने के बाद आपका फॉलोअप नहीं करना, कि आप अगले 30-40 साल बस इसी काम में लगे रहेंगे और दुनिया में कोई काम नहीं है। तो मेरा ये बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि 1 महीने के फॉलोअप पे ना सिर्फ मरीज़ के पैसे और टाइम ज़ाया है, नेफ्रोलॉजिस्ट का बहुत टाइम ज़ाया है। वो उससे कई ज़्यादा एफ़र्ट सिक मरीज़ों पे कर सकता है, उन मरीज़ों की तरफ, उस एजुकेशन की तरफ फोकस कर सकता है, जिससे कम्युनिटी को बड़े लेवल पे फ़ायदा हो। एनीवेज़ ये थी एक मेरी दर्द भरी कहानी, वो मैंने आपसे शेयर की। अब हम चलते हैं पहले इस मरीज़ की तरफ। इस मरीज़ का जो सबसे अहम टेस्ट था, जो कभी कराया ही नहीं गया था, वो था प्रोटीन यूरिया, और वो निकला माशाल्लाह 8 ग्राम, यानी कि दूसरे अल्फाज में डॉक्टर साहब की लॉटरी दूसरी दफ़ा। पहले तो उनकी 5 साल से लॉटरी चल ही रही थी, लेकिन दूसरी दफ़ा लॉटरी निकल आई, क्योंकि अब तो ये पक्का पक्का हॉस्पिटल का मरीज़ है। फिर उसके बाद उससे भी एक अहम चीज़ पैराथायराइड हार्मोन, वो इनका था तकरीबन 500 या 600 के करीब। अब पैराथायराइड हार्मोन हाई का मतलब है, बाइकार्बोनेट लो का मतलब है कि ये एक्सट्रीमली सिक पेशेंट हैं, इनकी हड्डियां भी खुर रही हैं,
प्रोटीन यूरिया से इनका गुर्दा भी दीमक की तरह खाया जा रहा है, और ऊपर से क्योंकि मरीज़ की स्ट्रक्चर नॉर्मल है तो उसको बताया गया है कि तुम्हारा गुर्दे का मर्ज स्टेबल है। अब यहाँ पे मेरी एक शिकायत मरीज़ों के साथ भी है। वो शिकायत मेरी ये है कि जब तक आप वो टारगेट नंबर, वो वैल्यूज़ जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से, अपनी टीम से डिस्कस नहीं करेंगे, खुद घर बैठ के उसको नहीं सीखेंगे कि यार ये गुर्दे के मर्ज़ के टारगेट होते हैं, इनको हमने बेहतर करना होता है, तब तक हम किसी किस्म की गुर्दे के मर्ज़ की ट्रीटमेंट में पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। और ये काम आपने खुद करना है, मरीज़ों ने करना है। डॉक्टर्स ये काम नहीं कर सकते। वो क्यों, वो मैं आपको एक और एपिसोड में बताऊंगा। तो सारी इस वक्त जो एफर्ट है, सपोर्ट है, ओनस है, वो आप पे है। आपने ही इस सारी पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ की ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करना है। अब इस पेशेंट को तो जैसे भी मैं संभालूंगा, मुश्किलों से वो संभालूंगा, लेकिन मैं इस मरीज़ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जाके उस नेफ्रोलॉजिस्ट से, ब्रिगेडियर साहब से पूछे वीगो डाले के आने के रिस्क पे कि सर जी आपने मेरा प्रोटीन यूरिया कभी क्यों नहीं चेक किया, ये मेरा पैराथायरॉयड हार्मोन चेक क्यों नहीं किया। हाँ चले मैं कभी साल के बाद 2 साल बाद आता तो फिर तो ठीक था, आप तो मुझे पिछले 5 सालों से हर महीने 60 महीने हम मिलते रहे हैं, तो ये टेस्ट आपने किए क्यों नहीं। तो ये सिर्फ चेंज आप ही ला सकते हैं। इसके बगैर किडनी डिजीज़ की पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। अब इस मरीज़ की मुश्किलात क्या हैं। ये स्टेज 4 ऑलमोस्ट 5 का किडनी डिजीज़ पेशेंट है। इसका इतना ज़्यादा प्रोटीन यूरिया है कि जो ही हम प्रोटीन कंट्रोल करने वाली दवाई स्टार्ट करेंगे, इनका क्रिएटिनिन जंप करेगा। एक दफ़ा मैं ज़रूर करूँगा इनको दिखाने के लिए, फिर उसके बाद मैं इस दवाई को रोक दूँगा और इनको हेल्दी लाइफस्टाइल पे लेके चलूँगा और देखेंगे कि उससे किस हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि इस मरीज़ का डायग्नोसिस क्या था। इस मरीज़ का बेसिकली डायग्नोसिस कभी बना ही नहीं, क्योंकि मरीज़ ने इनिशियली किसी रिएक्शन की वजह से बायोप्सी रिफ्यूज़ कर दी और उसके बाद ना डॉक्टर साहब ने प्रोटीन यूरिया चेक किया, ना मरीज़ ने दूसरी दफ़ा बहस की और इस मरीज़ के डायग्नोसिस की तरफ कभी गया ही नहीं गया। ये वो मरीज़ है जिसको मैं दूसरे से तीसरे महीने डिस्चार्ज कर देता हूँ रिक्वेस्ट करके कि लो पाजी तुसी मेरी जान छड्डो, क्योंकि ताड़ा डायग्नोसिस नहीं तो मुझे क्या पता मैं आपका क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो आप किसी प्रोफेसर के पास चले जाओ और उसके साथ मेंटेन करो, क्योंकि कुछ मरीज़ होते हैं वो बायोप्सी की तरफ नहीं जाते। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि यहाँ बायोप्सी करवा के या फुल डायग्नोस्टिक वर्कअप करवा के डायग्नोसिस बनाएं, नहीं तो आप प्रोफेसर साहब के पास चले जाएं। एपिसोड को बड़े पॉजिटिव और कंक्लूसिव रिमार्क्स के साथ क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि गुर्दे के मरीज़ का कितना फॉलोअप होना चाहिए। ये हर मुल्क के हेल्थ केयर के कल्चर और गुर्दे के मर्ज़ की सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। बहुत सिक मरीज़ हर महीने कुछ महीनों के लिए, बड़ा स्टेबल मरीज़ 4 महीने से 6 महीने के बाद, और उसके बाद फिर आपके और आपके डॉक्टर के दरमियान डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस सारे फॉलोअप के दौरान, इस सारी मीटिंग्स के दौरान आपके सामने आपके गुर्दे के मर्ज़ की ट्रीटमेंट के गोल्स होने चाहिए कि यार मैं अचीव क्या कर रहा हूँ। उसमें आपके गुर्दे के मर्ज़ की स्टेबिलिटी, GFR स्टेबल रहना चाहिए या उसका गिरना बहुत कम होना चाहिए, आपका प्रोटीन यूरिया कंट्रोल होना चाहिए, आपके जो मोटे मोटे मार्कर्स हैं हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फास्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये सारे बेहतर होने चाहिए, और आपकी एक हेल्दी, मीनिंगफुल, सोशल, एक्टिव लाइफ होनी चाहिए। अगर आपको ये गोल अचीव नहीं हो रहे तो आपने आज ही इनको सीखना है, इनको पढ़ना है, सिर्फ मेरी वीडियो से नहीं, दुनिया की वर्ल्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस वाली बड़ी बड़ी वेबसाइट से, ताकि आप ये क्वेश्चन नेक्स्ट फॉलोअप पे अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से करें कि मुझे ये गोल अचीव क्यों नहीं हो रहे और मैं इनको अचीव करने के लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ। मुझे आपकी ओपिनियन, आपके एक्सपीरियंस और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपने भी मुझसे शेयर करना है क्या आप भी हर महीने फॉलोअप करते हैं, करें फॉलोअप, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, किसी से कोई मसला नहीं है। लेकिन उस फॉलोअप पे अपने गोल्स भी डिस्कस करें कि सर मेरा प्रोटीन, मेरा क्रिएटिनिन, मेरा PTH, मेरा बाइकार्बोनेट, मेरी सेहत ये कहाँ पे है। मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।